गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। कैसे हैं सभी बच्चे? फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं लिटरेचर, कंप्लीट लिटरेचर। आप लोगों के एग्जाम में सेक्शन सी जो आता है उसके कंप्लीट 2025 के सेट 3 के क्वेश्चंस आज मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। लेकिन उससे पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मेरे पास आप सभी बच्चों के लिए है, तो मैं चाहती हूं कि एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें, उसके बाद मैं बच्चों को ये बात बताऊं। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप सभी बच्चे, एक तो चीज मुझे लगता है कि जानते ही होंगे, और वो ये है कि अभी इंडिपेंडेंस डे है ना, तो 79% तक का ऑफ आप लोगों को वेदांतु के कोर्सेज पर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 79th हमारा इंडिपेंडेंस डे है और ये सेल जो है वो लाइव है, तो आप सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स और लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इस सेल से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है आप लोगों के लिए। आप सोचेंगे 79% ही क्यों? क्योंकि हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए ये सेल आपके लिए रखी गई है। अब आप सभी बच्चे अगर अभी तक एमवी सैट का एग्जाम जो है देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये राइट टाइम है भैया जी, सोच लीजिए। क्योंकि एमवी सैट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आप लोगों के लिए 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। वेदांतु के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं आपके लिए, आप भी ना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डलवाया, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये टेस्ट कहां पर कंडक्ट होगा, कितने बजे कंडक्ट होगा, कब कब कंडक्ट होगा, आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, सब जानकारी आपको जो चाहिए वो वहां पर मिल जाएगा। अभी ये आपको देना क्यों चाहिए, है ना? सिर्फ ये एक टेस्ट से आपको फायदा क्या होगा? फायदा आपको सिंपल सा ये होगा कि 2.5 लाख बच्चे जो थे है ना, पिछली बार उन्होंने टेस्ट दिया था, उसके अंदर आपको आपकी AIR पता चल सकती है। नंबर 2, आपको 100% तक का स्कॉलरशिप वेदांतु के कोर्सेज पर मिल सकता है। मतलब 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास का बच्चा दे सकता है और स्कॉलरशिप जीत सकता है अप टू 100% तक। आप लोगों को 1-on-1 काउंसलिंग मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है। सिर्फ एक टेस्ट देने से इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, कहां मिलता है ये सब कुछ यार? सो 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप अब तक बच्चे जो है इसका फायदा उठा चुके हैं और बच्चों को दी जा चुकी है। प्लस 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस भी बच्चों को अब तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो ये सब चीजें लगातार जो है वेदांतु कर रहा है बच्चों के लिए, और आप सभी बच्चों से भी मैं चाहती हूं कि आप लोग भी ये वाली चीज अभी से थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप एक नेशनल चैंपियन बनना चाहते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस होता है कि एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के अंदर, कि वो ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, अपने आप को इनके अंदर डालता है कि भाई मैं ये इस तरीके के एडमिशन टेस्ट होते हैं, ये स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, क्यों ना मैं यहाँ पे ट्राई करूं, और वो फायदा उठाते हैं फिर उन चीजों का जो भी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप इनका फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो एक बार मेरे कहने पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वो ज्वाइन कर लो और थोड़ा सा कोशिश करो कि आप 100% ये वाला जो है एक एग्जाम जो है जरूर आप दे पाओ। और कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है इसका यार, बस जाना है, एग्जाम देना है, दैट्स इट, ठीक है? अब बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम करेंगे क्या, हम करेंगे वो वाले क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूं कि मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको लिटरेचर, ग्रामर, अनसीन पैसेज वगैरह सब करवाने वाली हूं, सब कुछ करवाने वाली हूं। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट सेक्शन सी लिटरेचर आज की क्लास के अंदर हम यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है अनसीन पैसेज। पैसेज को पढ़िए, क्या है? काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। For 3 days, I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim of calumny. It is a year now since I have had anything to do. The advocate Sergi looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. So उन्हें कैसा लग रहा था कि आज से पहले कभी उन्होंने इस आदमी को देखा है। So I have now had an offer of a position in province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. वो बोलते भाई मेरे पास वहां पे जाने के पैसे नहीं है। Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. कह रहे मुझे बहुत शर्म आ रही है पर मेरे
परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि मैं क्या करूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन द मेंडिकेंट गिव्स फॉर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द एडवोकेट Sir Ji, बताइए. He is starving and hasn't eaten for 3 days. He is a renowned scholar with a successful career. He has a job offer in the province of Kaluga but lacks the funds to get there. And he has lost his place as a village school teacher due to scheming and lies, calumny, scheming and lies की वजह से. So यहाँ पर basically बोला which of the following. अब यही मैंने आज एक शॉर्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि बच्चे अक्सर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं या उन्हें अटेम्प्ट करना नहीं आता है. नंबर 1, वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ऐसे नॉट वाली चीजें दी हुई होती है, नेगेटिव दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाता है. बच्चा वो चीज पढ़ता नहीं है, जल्दबाजी में एक गलत आंसर करके आ जाता है. ठीक. नंबर 2, एलिमिनेशन टेक्निक. जो भी आंसर्स गलत है उनको एलिमिनेट कर दीजिए और फिर उसके बाद लॉजिक लगाइए कि क्या आंसर मेरा ठीक हो सकता है. ठीक है, चलिए. तो ये है तरीका कि आप किस तरीके से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ही इज स्टार्विंग एंड हैजंट ईटन फॉर 3 days. भाई वो स्टार्व कर रहा था, 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था. नॉट अ रीजन बोल रहा है. सो ही इज रेनाउंड स्कॉलर विद अ सक्सेसफुल करियर. ऐसा नहीं था, है ना. उसने वो भूखा था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, जॉब ऑफर था प्रोविंस कलुगा में, लेकिन अभी वहां पर जाने तक के लिए पैसे नहीं थे. एंड वो अपना जॉब जो है गांव का जो भी था टीचर वीचर का, वो सब खो चुका था. ठीक है, स्कीमिंग और लाइज की वजह से. तो कोई एक रीजन जो नहीं है वो ये वाला रीजन नहीं है, राइट, क्योंकि अभी हालत बहुत खराब है. हाउ डज द मैन एक्सप्लेन हिज रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस टू सर जी एंड व्हाट इमोशंस डज ही एक्सप्रेस इन मेकिंग दिस प्ली. बताइए. 1 सेकेंड दो, हमारे जूते का लेसवा खुल गया है. हाउ डज द मैन एक्सप्लेन हिज रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, है ना. कैसे एक्सप्लेन करता है वो उसकी रिक्वेस्ट कि भाई आप प्लीज मुझे असिस्ट करिए. ठीक है. एंड व्हाट इमोशंस डज ही एक्सप्रेस इन मेकिंग दिस प्ली. द मैन एक्सप्लेन्स, यहाँ पे जो मैन है वो एक्सप्लेन करता है दैट ही हैज एन ऑफर फॉर अ जॉब इन कलुगा, कि भाई एक ऑफर है जॉब का कलुगा में, बट लैक्स द मनी टू गेट देयर. लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वहां जाने के. ही एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ शेम एंड रिलक्टेंस. तो क्या फीलिंग यहाँ पे दिखा रहा है वो, यहां पर वो फीलिंग शेम की और रिलक्टेंस की शो कर रहा है इन आस्किंग फॉर हेल्प बट एक्नॉलेजेस. भाई अब मांग नहीं पा रहा है ना, हेल्प नहीं मांग पा रहा है, उसको बहुत शर्म आ रही है हेल्प मांगने में. एक्नॉलेजेस दैट सर्कमस्टांसेस हैव फोर्स्ड हिम टू सीक असिस्टेंस. और ये उसकी सर्कमस्टांसेस ही हैं जिसकी वजह से वो ये हेल्प मांग रहा है ना. उसकी जो जॉब थी वो चली गई, उसकी वजह से ये वो सब चीजें कर रहा है. रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस A to C and identify which one correctly corresponds to the extract. कह रहे हैं भाई फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से पढ़िए A से C तक एंड आइडेंटिफाई कीजिए which one correctly corresponds to the extract. A drunken individual seeking legal advice from advocate Sergi. A poor and hungry man who has lost his job and needs financial assistance. Help चाहिए उसको. An advocate named Sergi who is contemplating a career change. बताइए. सोचो. So yes, obviously, a poor and hungry man who has lost his job and needs financial assistance. Right? चलिए. Next one. What does the speaker expect from the listener? Speaker जो है यहाँ पर listener से क्या expect कर रहा है? So the speaker appeals to the listener's kindness and sympathy in order to get words of kindness and monetary help. यहाँ पर देख सकते हो आप, speaker जो है वो क्या करता है, वो अपील कर रहा है ना, लिसनर से. किस चीज की, कि आप प्लीज मुझ पर दया कीजिए, है ना. एंड सिंपैथी चाहता है वो सामने वाले से इन ऑर्डर टू गेट वर्ड्स ऑफ काइंडनेस एंड मॉनेटरी हेल्प, ताकि उसको क्या मिल सके, सामने वाले की दया सिंपैथी मिल सके और थोड़ा सा पैसे का मदद भी उसको मिल सके. राइट. चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या है. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat.
चैप्टर कौन सा है? द स्नेक एंड द मिरर। एंड यहां पर वो कहते हैं मैंने एक क्लोज लुक लिया, अपने फेस को मिरर में देखा, आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर लिया। क्या था? आई वुड शेव डेली, कि भाई अब से ना मैं रोजाना अपना शेविंग वेविंग करने वाला हूँ। हम भी बहुत सी बार ऐसे इतराते ना बढ़िया उसमें देख के कि यार देख ये वाला हेयर स्टाइल ना, ये ऐसे ऐसे कर लेती हूँ ना तो बढ़िया लगता है, ये बाल जो मैं थोड़ा पीछे रखती हूँ ना तो ज्यादा अच्छी लगती हूँ। करते हैं भाई, हम शीशे में देख के बहुत ही इतराते हैं। इतना है, और वो सोच रहा है मैं रोज शेव करूंगा, पतली पतली मूछे उगाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आखिरकार मैं एक बैचलर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, है ना। सो आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। तो मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया। फिर मैंने एक और चीज नोटिस किया कि क्या अट्रैक्टिव स्माइल है मेरा। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो मैंने एक और दुनिया हिला देने वाला डिसीजन लिया, और वो क्या था? I would always keep that attractive smile on my face. कि मैं हमेशा ये attractive smile अब से अपने फेस पर रखूंगा to look more handsome, ताकि मैं और ज्यादा handsome दिखूं। I was after all a bachelor. मैं आखिरकार एक बैचलर था, and a doctor too on top of it. और एक डॉक्टर भी था भाई, बैचलर और ऊपर से डॉक्टर, भाई साहब। I was unmarried and I was a doctor. देखो बार बार इस चीज में मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ। हर बात में मैं हैंडसम हूँ, बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, यही चल रहा है इसका। I felt I had to make my presence felt. मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना बताना चाहिए लोगों को कि मैं हूं, मेरी प्रेजेंस फेल्ट करवानी चाहिए। जैसे ही मैं आऊं मतलब एकदम दुनिया ऐसे मुझे देखे भाई, मुझे देखे। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माय हेयर, आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माय हेयर। मैंने कंघा उठाया और बाल में घुमाया, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। मुझे लगता है थोड़ा सा कॉफी हाई हो गया है क्लास से पहले थोड़ा कॉफी पी लिया था, ब्लैक कॉफी। एनर्जी आ जाता है एकदम। Which of the following statements is not true about the protagonist in the given extract? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है प्रोटैगनिस्ट के बारे में इन चारों एक्सट्रैक्ट में से? The protagonist decided to shave daily, ये तो सही है। No, not। इस पे ध्यान देना हमेशा एमसीक्यू में। The protagonist wanted to grow a thin mustache, ये भी सही है। The protagonist was already married, नहीं, मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ। The protagonist aimed to maintain an attractive smile, right? चलिए, what was the doctor's motivation for growing a thin mustache and maintaining an attractive smile? अभी क्या था डॉक्टर का मोटिवेशन? कहां से मोटिवेट हुआ वो कि भाई मुझे एक पतली पतली मूछें लगानी चाहिए एंड मेंटेनिंग एन अट्रैक्टिव स्माइल, और एक अट्रैक्टिव स्माइल मेंटेन करनी चाहिए। द डॉक्टर हेल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, है ना। उसको लग रहा था भाई मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, सेल्फ इंपॉर्टेंस वाला उसको एकदम फीलिंग आ रहा था। व्हेन इट केम टू बोथ हिज अपीयरेंस एंड हिज प्रोफेशन, जब उसके अपीयरेंस और प्रोफेशन की बात हो रही थी, he was acutely aware of his physical appearance and desired to enhance. वो अवेयर था कि भाई देखो मैं कितना हैंडसम हूं, और मैं इस अपने अट्रैक्टिवनेस को और बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं लोग मेरी प्रेजेंस को फील करें, है ना, और ज्यादा। ही frequently gazed at his reflection in the mirror. बार बार शीशे में देख रहा है, बाल बना रहा है, कंघी कर रहा है, मांग निकाल रहा है, to appreciate his good looks, और अपने गुड लुक्स को अप्रिशिएट कर रहा है। His goal was to be appealing to women as he was a suitable bachelor, और उसका कॉन्स्टेंटली यही था कहना कि भाई विमेन जो है, महिलाएं जो हैं, उनको मैं अट्रैक्टिव लगूं, अपीलिंग लगूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, बैचलर हूं, डॉक्टर हूं, है ना। बढ़िया। चलिए, हाउ डिड द डॉक्टर डिसाइड टू एनहांस हिज अपीयरेंस? कैसे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि अब वो क्या करेंगे, अपनी अपीयरेंस को एनहांस करेंगे? The doctor's significant choice was to maintain a daily shaving routine. अभी डॉक्टर का जो सिग्निफिकेंट चॉइस था वो क्या था कि एक तो मैं डेली शेव करूंगा और पतली पतली मूछें रखूंगा, है ना, एंड कल्टिवेट अ स्लेंडर एज इन पतली पतली मूछें रखूंगा मैं, इन ऑर्डर टू एनहांस हिज अपीयरेंस, ताकि मैं और स्मार्ट लगूं यार, मैं और सुंदर दिखूं। द डॉक्टर्स ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन, और ये डॉक्टर का जो एकदम दिल दहला देने वाला, अर्थ शेकिंग, चीर फाड़ कर देने वाला डिसीजन जो था, इन्वॉल्व्ड परपेचुअली वियरिंग दैट कैप्टिवेटिंग स्माइल ऑन हिज फेस। और बोले अच्छा अरे कितनी बढ़िया स्माइल है मेरी, अब से क्या करूंगा मैं, बस ऑल टाइम ऐसे ही रहूंगा, ऑल टाइम ऐसे ही रहूंगा मैं, है ना, ताकि मेरे को मतलब एकदम मैं और अट्रैक्टिव लगूं, हमेशा ऐसे ही रहूंगा मैं,
हमेशा ऐसे ही, मतलब किसी के दुख में भी गया हुआ हूं तो भी ऐसे ही रहूंगा मैं, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी बताओ, डॉक्टर हूं, बैचलर हूं, डॉक्टर हूं। विच वर्ड और फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट अर्थ शेकिंग इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट? कि कौन सा वर्ड या फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट अर्थ शेकिंग को, कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना? I was after all a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. So, कौन सा word or phrase would correctly substitute this in the given sentence from the extract? Momentous, significant, groundbreaking, life-altering या major? Choose कीजिए. कौन सा word आप substitute कर सकते हैं? Earth-shaking, ground-breaking, obviously. है ना? Read the given extract and answer the questions for any one of the given. Then took the other, the road not taken. भैया जी, the road not taken को तो मुझे लगता है घोट के पी जाइए, आना ही आना है सवाल, यहां से आना ही आना है the road not taken से सवाल. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Right? So extract पढ़िए, आंसर कीजिए क्या है. फिर मैंने क्या ली, दूसरी सड़क ले ली. यहां पे वो डिसीजन ले चुके कि भाई अब मैं दूसरी सड़क लूंगा. Just as fair and having perhaps the better claim. वो भी बिल्कुल उतनी ही अट्रैक्टिव है, you know, जितनी की दूसरी वाली सड़क है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है ना? और ये जो सड़क है ये मुझे बेटर क्लेम लग रहा है, मतलब मुझे लगता है ये एक बेटर चॉइस है. क्यों? क्योंकि कम लोगों ने इसको ट्रैवल किया है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. वो ग्रासी है, ज्यादा लोग उस पर चले नहीं है और वो चाहती है कि लोग चले उस पर. दो एज विद दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो अभी बेसिकली इसके अंदर, इस वाले एक्सट्रैक्ट के अंदर बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है बताओ, जल्दी से बोलो, बात किसकी हो रही है? यहां पर वो दो सड़क के उस पे खड़े हैं, एज पे, यहां पे, है ना? अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं भाई देखो, मैं ये वाली चुनूं या ये वाली चुनूं, मैं दूसरी वाली चुनूंगा जिस पे कम लोग ट्रैवल किए हैं, ये ज्यादा ग्रासी है, ये चाहती है इस पे लोग ट्रैवल करें, अट्रैक्टिव लग रही है. और वैसे तो दोनों ही सड़कें एक जैसी लग रही है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, पर दूसरी वाली सड़क पर जो पत्ते हैं वो इस तरीके के हैं, तो वो उस पर लोग अक्सर चले हुए हैं, बट इस पर नहीं चले हुए हैं, तो रिस्क है काफी चलने का, है ना? तो ये सब चीजें वो यहां पर बोल रहे हैं, पर मैंने वही वाली सड़क चुनी जो कम लोगों ने अभी तक चुनी थी. ठीक है? द रोड टेकन बाय द पोएट वॉज ब्लैंक स्पेस टू द अदर रोड. क्या थी? जो रोड पोएट ने ली वॉज ब्लैंक स्पेस टू द अदर रोड. ब्लैंक स्पेस टू द अदर रोड मतलब बताओ जल्दी से. ब्लैंक स्पेस टू द अदर रोड मतलब, और ये ऊपर 10th लिखा हुआ है बेटा, इसे 9th कर लेना, इसे 9th कर लेना. ठीक, 9th कर लेना इसको. अरे वो सेम टेम्पलेट पे बना दिया होगा ना, इस वजह से वो सेम आ रहा होगा. ठीक है, चलिए. सिमिलर टू दी अदर रोड. सो द रोड टेकन बाय द पोएट वॉज सिमिलर टू दी अदर रोड. एक जैसी ही थी ऑलमोस्ट, है ना? बस एक ही डिफरेंस था कि एक पे ज्यादा लोग ट्रैवल कर चुके थे, एक पे कम ट्रैवल कर चुके थे. एक्सप्लेन द फ्रेज जस्ट एज फेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन लाइन. एक्सप्लेन इन 40 वर्ड्स. कह रहे हैं जस्ट एज फेयर फ्रेज का क्या मतलब है इस वाले पोम के कॉन्टेक्स्ट में. बताओ, थोड़ा आइडिया तो दो, कुछ तो बताओगे, बोलो. देखो यार, by just as fair the poet highlighted the fact that the road that he chose to tread on appeared to be just as inviting and as beautiful as the other road. कि भाई वो भी उतनी ही हम बोल सकते हैं कि इनवाइटिंग है, वो ऐसी लग रही है सेम, ठीक है, जैसी कि दूसरी वाली सड़क लग रही है. तो यहां पर बेसिकली उसी फैक्ट को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जो रोड उन्होंने चुनी है कि जिस पर वो अब आगे की यात्रा करेंगे, अपीयर्ड टू बी जस्ट एज इनवाइटिंग, वो उतनी ही इनवाइटिंग लग रही है,
उतनी ही ऐसी लग रही है, ये वाली भी ऐसी लग रही है, ये वाली भी सिमिलर लगती है एकदम, ठीक है, और उतनी ब्यूटीफुल लग रही है जितनी की दूसरी वाली दैट वाज चोजन बाय द मेजॉरिटी, जो ज्यादातर लोगों ने अक्सर चुनी है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। The rhyme scheme of the given stanza is, let's see what is the rhyme scheme of the given stanza. Fair A, claim B, where A, there A, same B, A B A A B. क्योंकि मैं बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, मजा ही आ गया मुझे तो आज, एकदम ऐसा लग रहा है रैप ही बन गया है। बैचलर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ, ए बी ए बी ए बी ए ई ए बी 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 ए बी ए बी। ठीक है ना, ये बस कॉफी है, ये कॉफी ध्यान रखना, जब भी एक बूस्ट चाहिए एनर्जी का, एकदम ऐसे किक, ब्लैक कॉफी पी लो। समझ गई मैं, बंदा हिल जाता है एनर्जी से, फास्ट। Which road did the poet opt for? कौन सी सड़क चुनती पोइट ने? दूसरी वाली जिसपे कम लोगों ने ट्रैवल किया भाई। The poet chose the road that was grassy and less traveled upon. तो पोएट ने वो वाली सड़क चुनी जो ग्रासी थी और कम लोगों ने उस पर ट्रैवल किया था। अगला सवाल, read the extract and answer the questions that follow. A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No notion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's dual course with rocks and stones and trees. तो अभी आपको मैंने ये पढ़ाई नहीं है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ आइंस्टाइन्स लेटर ऑन रूजवेल्ट? आइंस्टाइन के लेटर का रूजवेल्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अभी आइंस्टाइन जी जो है ना हमारे, वो बहुत ही भाई, मतलब वो ऐसे इंसान थे कि वो ह्यूमैनिटी बचाना चाहते थे, वो इंसानियत, मैनकाइंड का नाश नहीं करना चाहते थे, है ना। उनको ये था कि ये जो डिस्कवरीज हो रही है इससे हम लोगों को फायदा होना चाहिए, ना कि हम इसके शिकार बन रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए हेट्रेड फैला रहे हैं। सो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, टू वार्न हिम द एक्सटेंट ऑफ हैवॉक एन एटम बॉम्ब कुड क्रिएट। तो कह रहे हैं कि वार्न करने के लिए उनको कि किस लेवल का हैवॉक एज इन डिस्ट्रक्शन एक एटम बॉम्ब मचा सकता है, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि भाई देखो सर, मिस्टर प्रेसिडेंट देखिए प्लीज, ये जो एटम बॉम्ब है ना, अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो तो प्लीज लाइटली मतलब, बिकॉज द एक्सटेंट जो है ना डिस्ट्रक्शन का, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते था। और फिर वो ऐसा नहीं होता कि वो उस टाइम के लिए होता है, बट फिर वो कई सदियों तक चलता है भाई, वहां की पूरा जेनरेशन ही खराब हो जाता है। सो हिज वार्निंग फेल फ्लैट एंड हैड ऑपोजिट इफेक्ट्स ऑन अमेरिका। तो उसका जो वार्निंग था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। एंड हैड ऑपोजिट इफेक्ट्स ऑन अमेरिका, बल्कि ऑपोजिट इफेक्ट हुआ उसका अमेरिका पर। अमेरिका एट वंस रोज टू एक्शन एंड सीक्रेटली डेवलप्ड एन एटम बॉम्ब। अमेरिका ने क्या किया? सीक्रेटली अपना खुद का एटम बॉम्ब बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और हिरोशिमा एंड नागासाकी पर फेंक दिया, है ना। Why does the poet call the sound of the rain as refrain? वो क्यों sound of the rain को refrain बोल रहे हैं? Write your answer in the context of the poem Rain on the Roof. आपको क्या करना है? पोम के कॉन्टेक्स्ट में, रेन ऑन द रूफ पोम के कॉन्टेक्स्ट में ये बताना है। तो देखो, The raindrops continuously make tinkling and pattering musical effects. क्या करते हैं? जैसे बारिश गिरती है तो टपट 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 टपट, जो भी उसकी आवाज आती है वो वाली आवाज आती है। दे प्रोड्यूस अ पीस ऑफ डिस्टिंक्ट एंड कंटिन्यूअस म्यूजिक बाय वे ऑफ पैटरिंग। तो वो एक अलग ही तरीके का आवाज, बारिश का यार आवाज आप सभी को पता है, किसको नहीं पता बारिश का आवाज? अभी छत पे गिरता है तो छत पे ऐसे अलग आवाज आता है। तो वही बोल रहे कि वो कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक है ना, जिस तरीके से वो गिरती है तो वो एक कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक हमें सुनाई देता है। Therefore, this repetitive sound of the rain is called refrain by the poet. इसीलिए ये repetitive sound जो है रेन का, उसको उन्होंने refrain कहा है। What did Kalam's father mean to say when he quoted Khalil Gibran? Why do you think he spoke these words?
अभी जो हमारे कलाम जी हैं, उनके फादर जो थे, उनका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा, when he quoted खलील गिब्रन, जब उन्होंने खलील गिब्रन की कही हुई बात कही, why do you think he spoke these words, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ये शब्द कहे? So Kalam's father meant that every human being must be given the opportunity to build his life. कलाम के पिताजी का ये मानना था कि हर एक मनुष्य को, every human being must be given the opportunity, उसको ये opportunity दी जानी चाहिए to build his life, कि वो अपना खुद का जिंदगी बना सके, है ना, as per his wishes, अपनी विश के अकॉर्डिंग, कि भाई मैं अपना जिंदगी ऐसा चाहता हूं तो मैं ऐसा जिंदगी बना सकूं. एंड पेरेंट्स शुड नॉट हिंडर दिस एफर्ट, और माँ बाप को उस चीज के बीच में नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं तू तो यहीं रहेगा, नहीं नहीं तू बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, नहीं नहीं, है ना. बहुत सी बार उनका इनसिक्योरिटी होता है, बहुत सी बार उनका डर जो होता है बच्चे को आगे बढ़ने से रोकता है. खासतौर पे लड़कियों के केस में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि उन्हें बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता है क्योंकि समाज इतना खराब है. उनका डर भी जायज है, बट वो उस डर की वजह से कितने बच्चे जो हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे बच्चे जो है वो खो देते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. सो ही स्पोक दीज वर्ड्स टू कन्विंस कलाम्स मदर. उन्होंने ये शब्द कहे थे कलाम जी की मम्मा को कन्विंस करने के लिए कि पागल है क्या, तेरी वजह से थोड़ी ना इसको मैं यहां तक रोक के रखूंगा, है ना. दैट हर सन्स डिसीजन टू लीव होम वाज राइट, कि मेरे बेटे का जो डिसीजन है ना घर छोड़ के जाने का, तो अच्छे काम के लिए जा रहा है ना, तेरे को छोड़ के थोड़ी जा रहा है, वो सही डिसीजन है. शी शुड अलाउ हिम हैप्पीली, तुझे अलाउ करना चाहिए उसको खुशी खुशी, टू शेप हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज ओन आइडियाज, कि वो अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग, अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग जैसी वो बनाना चाहता है वैसी बनाए. एंड ही सेड दैट, उसने कहा कि चिल्ड्रन कम थ्रू यू, बच्चे तुम्हारे जरिए आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, तुमसे नहीं आते. यू आर द मीडियम, सो यू मे गिव देम योर लव, आप उन्हें अपना प्यार दो, बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, लेकिन अपने विचार उन पर मत थोपो क्योंकि उनके खुद के विचार हो सकते हैं. कितना जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना समझदार होना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी भाई, जेन्युइनली बहुत बड़ी बात थी. Describe how the flute seller sells his wares. Write your answer in the context of Kathmandu. So ये हम अभी नहीं कर रहे, ये हमने करा नहीं है. Next, who was Saint Peter? Saint Peter कौन थे भाई बताओ? Who was Saint Peter? Saint Peter कौन थे बताओ जल्दी से. सेंट पीटर कौन थे? देखिए सब जानते हैं, सेंट पीटर वॉज वन ऑफ द 12 apostles ऑफ जीसस क्राइस्ट. In fact, he was the head of the apostles and the first Christian pope. Saint Peter was a holy man. He used to preach to people. For his preaching, he often made a long journey. तो भाई इनका जो लेना देना था, है ना, अब इसके बारे में मुझे इतना ज्यादा आइडिया तो नहीं है. अपने यहाँ पे तो होता नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ये होता है ना. यस, सो अभी आपको बोला जा रहा है कि भाई जो जीसस क्राइस्ट होते हैं ना, हाँ, उनके जो शिष्य थे ना, सेंट पीटर जो थे, उनके जो 12 शिष्य थे उनमें से एक थे. ठीक है, तो जिनके जरिए उन्होंने लोगों तक अपनी जो भी ब्लेसिंग्स भी ना, तो अपनी जो टीचिंग्स हैं जो भी अब सिखाते हैं वो सब उनके जरिए बताया. तो ये उनके एपोस्टल्स एज इन उनके शिष्य थे. सेंट पीटर, पॉल हो गए, पीटर हो गए, ये उनके शिष्य थे, उनमें से ये एक थे. ठीक है, इनफैक्ट ही वाज द हेड ऑफ द एपोस्टल्स, बल्कि वो जो 12 शिष्य थे ना उनके हेड थे ये. ठीक है, एंड द फर्स्ट क्रिश्चियन पॉप भी ये थे. सो सेंट पीटर एक होली मैन थे एंड ही यूज्ड टू प्रीच टू पीपल. और वो लोगों को भाई अपने यहाँ पे जैसे बुद्ध जी है ना, लोगों को क्या करते हैं, समझाते हैं, वो वैसे थे, राइट. एंड फॉर हिज प्रीचिंग ही ऑफन मेड अ लॉन्ग जर्नी. ठीक है, शी इज अ ट्रू एंड फेथफुल फ्रेंड. कॉमेंट, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लीफ. वो एक सच्ची और फेथफुल फ्रेंड है. आप बताइए लास्ट लीफ चैप्टर जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर कीजिए. कितना जबरदस्त चैप्टर था ये भी, है ना. देखो, शी लव्ड जॉन्जी एंड लुक्ड आफ्टर हर लाइक अ मदर इन हर स्टेट ऑफ इलनेस. अभी वो जॉन्जी से बहुत प्यार करती थी एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उसने उसकी देखभाल की लाइक अ मदर, जैसे एक माँ देखभाल करती है ना अपने बच्चे की, वैसे उसने उसकी देखभाल की
ठीक है, उसके बीमारी के स्टेट में। शी हेल्प्ड हर गेट आउट ऑफ डिप्रेशन एंड वाज हैप्पी एट जॉन्जीज रिकवरी। उसने उसकी हेल्प की ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सके एंड वाज हैप्पी एट जॉन्जीज रिकवरी, और वो बहुत खुश थी जॉन्जी की रिकवरी को लेकर, राइट? Why did the author miss his old teachers? Write your answer in the context of a house is not a home. अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने ये, बट स्टिल आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई डिड द ऑथर मिस हिज ओल्ड टीचर्स? ऑथर जो है वो अपने पुराने टीचर्स को मिस क्यों करता है? एंड व्हाई? राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हाउस इज नॉट अ होम के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये लिखना है। चलिए, आफ्टर पासिंग जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल पास करने के बाद द ऑथर ज्वाइंड अ न्यू हाई स्कूल। ऑथर ने एक नया हाई स्कूल ज्वाइन किया। ही मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल, तो वहां पे उसको पुराने स्कूल की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की काफी याद आती थी। ही वाज अनेबल टू एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स और मेक फ्रेंड्स। अभी जब भी हम पुराने स्कूल से नए स्कूल में किसी में जाते हैं ना, तो एकदम से दोस्त वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत शर्म आती है ना, एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। सो ही वुड ऑफन विजिट हिज टीचर्स एट जूनियर हाई, तो वो अक्सर क्या करते थे, जूनियर हाई में अपने टीचर्स को मिलने जाया करते थे। एंड दे वुड एनकरेज हिम टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्कूल एक्टिविटीज, और फिर वो टीचर्स क्या कहते थे उनको कि भाई तू स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज कर, जिससे तेरी दोस्ती यारी होगी, है ना, नए लोगों से तू मिलेगा। देयर अफेक्शन, वार्मथ एंड कॉपरेशन, उन्हीं का अफेक्शन, उन्हीं का वार्मथ और उन्हीं का कॉपरेशन जो है, इन मेकिंग हिम फील स्पेशल मेड द ऑथर मिस देम। इसी वजह से तो ऑथर उनको मिस करते थे, है ना, उनको वो चीज वहां पे नहीं मिली। चलिए, describe Iswaran's capability to make even the simplest incident interesting. हमें ईश्वरन की कैपेबिलिटी पे बात करनी है यहाँ पे, उसके बारे में बताना है कि कैसे वो सिंपल से सिंपल इंसिडेंट को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते थे। कैसे बना देते थे? ईश्वरन वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। क्या थे ईश्वरन? एक मास्टर स्टोरी टेलर थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स, और वो बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत ही पॉपुलर तमिल थ्रिलर स्टोरीज को पढ़ना वो बहुत इंजॉय करते थे। द स्टोरीज दैट ही नैरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नॉवेल्स, और जो भी स्टोरीज है वो नरेट करते थे, सुनाते थे, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती थी उन्हीं स्टोरीज से जो वो पढ़ा करते थे। ठीक है, सो ही नैरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, एंड इसीलिए अगर वो कोई छोटा सा इंसिडेंट भी बता रहे हैं ना आपको, बाय क्रिएटिंग अ लॉस ऑफ सस्पेंस, तो वो मतलब इस तरीके से आपको बताएंगे ना कि आप मतलब कोई छोटी से छोटी चीज ही होगी, बट उसको बहुत ही घुमा फिरा के, बड़ा बना के, एग्जैजरेट करके आपको बताएगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक स्टोरीज इंटरेस्टिंग, अभी अगर आप वो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, ईश्वरन एडेड ड्रामेटिक जेस्चर्स टू इट, है ना, मतलब बार बार उठ के, बैठ के, हाथों के जेस्चर्स से ऐसे बताता है। He would give the stories a surprise ending, और सरप्राइज एंडिंग जरूर देता है कहानियों को। So sometimes he would not end the story in order to heighten his master's curiosity, और बहुत सी बार कहानी खत्म ही नहीं करता ताकि जो सुनने वाला है ना उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए, आगे क्या हुआ, अरे भाई आगे बता, आगे क्या हुआ। Often he was excited while telling a story, अक्सर वो बहुत एक्साइटेड होता था जब भी वो स्टोरी सुनाता था। Then he would jump and stamp his feet in excitement, और वो खड़ा हो जाता है एकदम से, कूदने लगता और पैर मारने लगता है एक्साइटमेंट में। सामने वाला बंदा एकदम मतलब उसे ही देखे और कुछ देखे ही ना, उसकी स्टोरी सुने और कुछ करे ही ना, एंगेज कर लेता था। क्वेश्चन है, हाउ डिड एवलिन सक्सीड इन परसुइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक? एवलिन कैसे सक्सीड होती हैं अपना इंटरेस्ट परस्यू करने में म्यूजिक के अंदर? देखो, एवलिन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। सबसे पहली चीज तो एवलिन की यही थी जो सबसे बढ़िया थी, और हम सबको सीखनी चाहिए कि एवलिन ने डिसाइड किया कि मैं तो गिव अप करने वाली नहीं हूं। शी डिफीटेड हर फिजिकल डिसेबिलिटी ड्यू टू हर शेयर डिटर्मिनेशन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इस फिजिकल डिसेबिलिटी को हरा दिया अपने डिटर्मिनेशन से एंड अपने हार्डवर्क से। इट वॉज रॉन फॉर्ब्स, हर एक इंसान जो सक्सेसफुल है उसकी लाइफ में एक ऐसा गुरु जरूर होता है। सो इट वाज रॉन फॉर्ब्स, वो रॉन फॉर्ब्स ही थे, अ पर्कशनिस्ट हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, जिन्होंने उनका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज किया एंड सपोर्टेड हर, उनको सपोर्ट किया। ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स, और उन्होंने उसको एडवाइस किया कि भाई तू सुन, ऐसा कर, अभी तेरी तो सुनाई तो देता नहीं
है ना। तो तू ऐसा कर, कान से सुनना बंद कर दे। अब ये बंद क्या कर दे, नहीं सुन रहा है सर, ऑलरेडी सुन ही नहीं रहा है, तो वो कहते तू बॉडी पार्ट्स का यूज कर। घूमर मूवी किसी ने देखी है अभिषेक बच्चन की? उसके अंदर एक लड़की जो होती है वो क्रिकेटर होती है, बैटिंग करती है, फिर एक इंसिडेंट की वजह से उसका पूरा हाथ जो है वो कट जाता है, हाथ खिड़की के बाहर निकाल रखा होता है, एक गाड़ी आती है बहुत स्पीड में और उसका हाथ उड़ाकर ले जाती है ना। तो फिर उसके बाद वो ही इंसान जिसने उसका हाथ उड़ाया होता है गाड़ी से, वो क्या करता है, उसको ट्रेन करता है कि भाई क्रिकेट खेलना केवल बैटिंग करना ही नहीं है ना, बॉलिंग भी तो तू कर सकते हैं। सो फिर वो धीरे धीरे उसको ट्रेन करते हैं एंड देन वो बॉल फेंकती है। सो ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन टू हर ईयर्स। उसने उसको एडवाइस किया कि भाई तू ऐसा कर, अपने कानों से मत सुन। वो सुन भी नहीं सकती थी, एडवाइस क्या करना था इसमें, बट टू ओपन हर बॉडी। तुझे क्या करना है, अपनी बॉडी को ओपन करना है अब, है ना, एंड माइंड को ओपन करना है टू दी वाइब्रेशंस, कि वाइब्रेशंस से कैसे तुझे पता चले। सो शी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड। तो उसने अब सोचा कि अच्छा ये ही एक तरीका है जिसके कारण मैं अपना जो म्यूजिक का मेरा म्यूजिक के प्रति जो मेरा इंक्लिनेशन है ना, मैं उसको बढ़ा सकती हूँ, मतलब मैं उसकी तरफ काम कर सकती हूँ। यही एक जरिया है कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, राइट। सो शी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड इन हर बॉडी एंड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। तो हायर ड्रम अपने वेस्ट के ऊपर फील कर पाती थी एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। शी डिस्कवर्ड दैट, उसने ये डिस्कवर किया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि कुछ ऐसे नोट्स हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सेंस कर पाती है। आफ्टर द प्रैक्टिस, और यही चीज प्रैक्टिस के बाद, शी कुड सेंस म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो म्यूजिक अलग अलग पार्ट्स में अपने बॉडी के सेंस कर पा रही थी। सो थ्रू दिस पेक्यूलियर मैनर, इसी विचित्र तरीके से, पेक्यूलियर एज इन स्ट्रेंज, एवलिन सक्सीडेड इन परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। इसी रीजन से वो अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर वो परस्यू कर पाई, अदरवाइज वो नहीं कर पाती, है ना। छोड़ देती कि सुनाई तो देना ही नहीं, अब तो म्यूजिक सुन ही नहीं रहा है, तो म्यूजिक के फील्ड में कैसे अब मैं अपना करियर बना सकती हूँ। बट आप बना सकते हो ब्रो, ठान लिया तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा, भाई साहब ये क्या ही जुगाड़ है। तो ये पूरा खुलना चाहिए ना, फिर तो पूरा खुलना चाहिए। इसको ऐसे खोल के क्या ही करेगा कोई। सॉरी गाइस, इट वाज दिस। ओके, सो मैं क्या कह रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने MVSAT के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो यार डिसीजन ले लीजिए। MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैंने लिंक डाल दिया है। आप लोग एक बार जाके उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि एक्चुअल में ये MVSAT क्या है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट से आपको वेदांतु के लगभग सारे कोर्सेज के ऊपर क्या मिल सकता है, 100% तक का स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकता है। 7th 8th 9th 10th 11th तक के बच्चे दे सकते हैं, इनफैक्ट 12th वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप जहां पर भी रहते हैं, आपके पास में जहां पर भी वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है आपको मैंने बोला है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो 100% स्कॉलरशिप, आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री, 1-on-1 काउंसलिंग। मतलब अगर मुझे कभी 1-on-1 काउंसलिंग मिलता ना, सिर्फ एक टेस्ट देने से मैं भाग के वो टेस्ट देती। 1-on-1 काउंसलिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, उस चीज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी और कोई और चीज दो मत दो, 1-on-1 काउंसलिंग दे दो। मेरा ये जो जर्नी है इसके अंदर मुझे एक ऐसा गाइड मिल जाए, है ना, जो मुझे हर कदम पे ये बता सके कि ये सही है, ये गलत है, ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कर, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत बढ़िया हो जाता है यार, बहुत बहुत अमेजिंग होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What type of a social system was there in the village when संतोष was born? किस तरीके का एक सोशल सिस्टम वहां पर था जब संतोष का जन्म हुआ उस गांव में। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप। हमें अपना आंसर लिखना है किस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, रीच फॉर द टॉप चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, संतोष वॉज, बड़ा आंसर लिखना ऑब्वियसली, इतना छोटा सा आंसर आप लोगों को नहीं लिखना है। संतोष वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जूनियावास इन हरियाणा के अंदर उनका जन्म हुआ था। एंड इन दोज डेज द बर्थ ऑफ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। और उस समय में जो बेटे का जन्म होता है वो ब्लेसिंग माना जाता है, बट द बर्थ ऑफ अ डॉटर वॉज नॉट जनरली वेलकम्ड इन द सोसाइटी। लेकिन बिटिया का जो जन्म होता है वो इतना ज्यादा वेलकमिंग नहीं होता है सोसाइटी के अंदर, आप ये सभी जानते हैं, राइट। तो ऐसे एक समाज के अंदर संतोष ने भी जन्म लिया था। हाउ वॉज लाइफ डिफरेंट इन द किंगडम ऑफ फूल्स? अभी किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर जिंदगी कैसे अलग थी भाई? किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर मुझे बता सकता है कोई कि किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर जो लाइफ था वो कैसे अलग था? तो देखो,
द किंगडम ऑफ फूल्स, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। भाई किंग भी मिनिस्टर भी, मतलब पति, सेनापति, राजा, पति, सब बेवकूफों से भरा हुआ था वो। दे बोथ बिहेव्ड लाइक फूल्स, वो सब बेवकूफों के जैसे बिहेव कर रहे थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो चीजों को बाकी के राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे। एंड दे डिड नॉट डू एनी वर्क यूजिंग देयर विट्स, और वो अपना दिमाग यूज करके तो बिल्कुल भी कोई काम कर ही नहीं रहे थे। दे हैड डिसाइडेड टू मेक द किंगडम, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, वो अपने किंगडम को यूनिक और डिफरेंट बनाएंगे। दे ऑर्डर्ड दैट, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि एवरीवन शुड अवेक एट नाइट, कि लोगों को रात को जगना है, till their fields and run their businesses only after dark। सब कुछ तुम्हें खेती बाड़ी करनी है, अपना बिजनेस चलाना है, do everything at night, और दिन में सो जाओ, and go to bed as soon as the sun came up, और भाई सोने चले जाओ जैसे ही सूरज ऊपर आता है। So anyone who disobeyed, और जो भी इंसान इस चीज का पालन नहीं करेगा, would be punished with death, उसको तो मतलब मार दिया जाएगा एकदम, है ना। So the people did as they feared death। कहाँ होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है ना, अभी साउथ कोरिया में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, कहाँ पे है वो, एक वो है तो सही ऐसा राजा कि भाई कोई मर जाता है तो सबको रोना है, हंसना है, सबको एक सेम कटिंग करानी है, कोई टीवी नहीं होगा, है ना। किम जोंग, क्या नाम है उसका, सोचो कितना वहां के लोगों को मतलब लगता होगा ना। चलो, नाउ एवरीथिंग वाज डिफरेंट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब हर एक चीज जो है वो अलग थी किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, कैटल को भी, गाय भैंसे जो थी उनको भी सिखा दिया भाई कि तुम्हें रात में जगना है, दिन में सोना है। सो एट दिस ग्रैंड सक्सेस ऑफ मेकिंग द किंगडम यूनिक, और अब जब ये इतना बड़ा सक्सेस हो गया कि भाई मुझे अपने किंगडम को यूनिक बना दिया, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर फेल्ट डिलाइटेड। दोनों किंग को भी, मिनिस्टर को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जैसे तो राज्य है ही नहीं कहीं पे। द नेक्स्ट थिंग दे डिड वाज दैट दे सेट इक्वल प्राइस फॉर एवरीथिंग। अब दूसरी चीज क्या की, सारी चीजों का एक ही प्राइस, मतलब एक ही रुपए में तुम्हें एप्पल का फोन मिल रहा है, एक ही रुपए में तुम्हें लैपटॉप मिल रहा है, एक ही रुपए में तुम्हें टॉफी मिल रही है। तो क्या एक ही रुपए में तुम्हें जो भी फोन लेना है तुम्हें वो फोन मिल रहा है, एक रुपए में तुम्हें ये पूरा बोर्ड मिल रहा है, एक रुपए में तुम्हें घर मिल रहा है, एक रुपए में तुम्हें एक रोटी मिल रही है। तो वैल्यू ही खत्म हो गया चीजों का, सब कुछ का प्राइस एक हो गया। द थिंग्स वर चीपर एंड एनीथिंग कुड बी बॉट फॉर दुदू। तो कह रहे इतनी छोटी थी कि भाई एक दुदू में सब कुछ आ जाता था। सो वेदर अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, तो भाई कितने चावल लेने हैं या कितने बनाना लेना है, सेम प्राइस में मिल रहा है तुम्हें। इट कॉस्ट ददू ओनली, हेंस लाइफ वाज डिफरेंट हियर। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे जो जिंदगी थी वो बहुत ही अलग थी। अगला सवाल, द मैन हु हैड रेस्क्यूड द चाइल्ड वाज कंपैशनेट एंड काइंड। अभी जिस इंसान ने उस बच्चे को बचाया जो खो गया था हमारा, वो कंपैशनेट था, काइंड था, दयालु था, है ना। डिस्कस, राइट डाउन योर आंसर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। तो हमें लॉस्ट चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है, लास्ट आंसर है हमारा। द मैन, एक इंसान जिसने उसको बचाया, वो इंसान, दी मैन जिसने उसको बचाया, कौन सा इंसान जिसने उसको बचाया, could not ignore the painful cries of the boy, वो इग्नोर नहीं कर पाया वो बच्चा जो इतनी जोर जोर से रो रहा था उसके दर्द को, who was screaming and crying for his parents, जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। He picked up the child in his arms and saved him from getting walked over by the people, तो उसने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और उसे लोगों के कुचले जाने से बचाया। लोग तो चले जा रहे थे, उसके ऊपर से चढ़ के चले जाते, पता भी नहीं चलता लोगों को, है ना। सो ही रिस्क्ड हिज सेफ्टी टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड वाज सेफ। उसने अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं किया और उसने बच्चे की सुरक्षा का ख्याल किया और अपने आप को मतलब झुककर उस बच्चे को उठाया, अदरवाइज उसको भी कुचल के चले जाते। He forgot his purpose of visiting the shrine, वो भूल गया कि वो यहाँ पर मंदिर में आया है, and did his best to comfort the scared and anxious child, और अपना 100% दिया उस बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है, उस डरे हुए बच्चे को, उस एंग्जियस बच्चे को बचाने के लिए। He very kindly inquired about his parents, और वो उसने बहुत ही प्यार से उससे पूछा बार बार, तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, कौन है। Even when the boy did not reply, और जब बाप ने बिल्कुल भी, बॉय ने बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, he did not lose his patience, तो उसने अपना जो पेशेंस है वो नहीं खोया। Instead, इसकी बजाय he tried to make him feel better, बल्कि उसने सोचा कि यार मैं इसको किस तरीके से अच्छा फील करवा पाऊं, ठीक है, बाय ऑफरिंग हिम थिंग्स दैट चिल्ड्रन जनरली लव एंड डिजायर टू हैव, उसको वो चीजें ऑफर करके जो अक्सर बच्चों को चाहिए होती हैं, ठीक है। पर द स्ट्रेंज मैन ऑल्सो ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, और उसका ध्यान हटाने के लिए उसने उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, सो दैट ही कुड हेल्प हिम फाइंड हिज पेरेंट्स, ताकि वो क्या कर सके,
उसको मदद कर सके उसके पेरेंट्स को फाइंड आउट करने में. सो ही हैंडल्ड द बॉय विद लव. उसने हैंडल किया उस बच्चे को जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में था प्यार से, केयर के साथ, विच रिफ्लेक्टेड हिज लव, कंपैशन एंड काइंडनेस, जो कहीं ना कहीं उस इंसान के लव, कंपैशन और काइंडनेस को दिखाता है. ये थे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी दोनों ही बुक्स से. तो मुझे लगता है कि ये जो रेगुलर सेट 1 सेट 2 चल रहा है, आज सेट 2 हो गया है, अब कल सेट 3 होगा. ठीक है, अब कल क्या होगा, सेट 3 होगा. तो फटाफट से आप लोगों को करना क्या है, अब ये सभी क्वेश्चंस को क्लास के बाद अपनी कॉपीज में जरूर लिख लेना है. खुद को लिखने का टाइम नहीं है, इनको पीडीएफ निकलवा लो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है. पर ये सभी चीजें आपके पास नोट्स के तौर पर होनी चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना. फिर बहुत सारा टाइम जो है इन चीजों को ढूंढने में ही वेस्ट हो जाता है. होता है या नहीं होता है? तो वो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, इसी पर हम लोगों को ध्यान देना है और हमारा काम करना है. ठीक है, हाँ या ना? आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए. तो ये थी हमारी आज की क्लास. अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.